ओके, सो अब हम शुरू करेंगे फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, देखते हैं। फॉर्मेशन कांस्टेंट इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे KF से, और स्टेबिलिटी कांस्टेंट इसको हम डिनोट करेंगे KS से। जैसे कि नाम में लिखा हुआ है फॉर्मेशन कांस्टेंट, मतलब हमें फॉर्मेशन करना है। तो किसका फॉर्मेशन करना, जो हमारा टॉपिक है वह है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो मैं एग्जांपल के थ्रू बात कर रहा हूं मैं। जैसे Fe+2 एंड 6 टाइम्स ऑफ Cn-। इसका मैं बात करूं तो ये मैं बोल सकता हूं कि ये क्या बनेगा, ये बनेगा FeCN6 4-। करेक्ट। सो फॉर्मेशन कांस्टेंट में कैसे लिखूंगा, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कुछ इस तरह से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन क्लास 11 केमिकल इक्विलिब्रियम। सो ये बात आप अच्छे से जानते हैं। कितना लिखूं, पावर 6। ठीक है, इसको फॉर्मेशन कांस्टेंट बोला या स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोला, तो मैंने इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्यों बोला, इसमें एक लॉजिक है। सो मान लो फॉर्मेशन, जितना ज्यादा फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब इसका फॉर्मेशन वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू, इसका मतलब कि न्यूमरेटर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू, सो डिनोमिनेटर की वैल्यू इतनी ज्यादा एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर। सो हम जानते हैं कि फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो सकती है जब इसकी वैल्यू ज्यादा हो या फिर इसकी वैल्यू कम हो, और इसकी वैल्यू ज्यादा होगी मतलब ये ज्यादा फॉर्म होगा, मतलब ज्यादा स्टेबल होगा, तभी तो फॉर्म होगा ये। सो बोल सकता हूं कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, डायरेक्टली जितना फॉर्मेशन कांस्टेंट बढ़ेगा उतना स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बढ़ेगा। करेक्ट। नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल as formation constant, the value of formation constant increases, so stability of complex is also increases। क्या मैं सही बोल सकता हूं? ओके, व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट। हम डिनोट कैसे करेंगे, KD से, और इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट हम डिनोट कैसे करेंगे, INS। सो सब क्या फील कर पा रहे हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा। अब नाम में लगा हुआ कि हमें कॉम्प्लेक्स को डिसोशिएट करना, ब्रेक करना, तोड़ना है। सो हम तोड़ते हैं। सो एग्जांपल है FeCN6 4- को मैंने ब्रेक किया इन टर्म्स ऑफ Fe+2 एंड 6 टाइम्स ऑफ Cn-। और यदि मैं इसका कांस्टेंट लिखना चाहूं, नॉट K फॉर्मेशन, K डिसोसिएशन, यदि लिखना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant। सो क्या फील कर पा रहे हैं। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एनी आइडिया। सो मैं कह सकता हूं इट इज अ रेसिप्रोकल टू ईच अदर। फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट में रिलेशन क्या है, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यदि फॉर्मेशन कांस्टेंट बढ़ेगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा, और डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ेगा तो फॉर्मेशन कांस्टेंट कम होगा। करेक्ट। ओके, हमने पहले देखा था कि जैसे फॉर्मेशन कांस्टेंट बढ़ता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वो भी बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी अब बढ़ेगी, कम होगी। यदि मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ा रहा हूं मतलब ज्यादा कौन होगा, अब ज्यादा ये वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू कम होगी मतलब ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी।
क्या बात है, क्लियर है? क्लियर, ओके। मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक। जो हमने क्लास 11 केमिकल में हमने पढ़ा है, अब मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूं इन कॉम्प्लेक्स। वो है FeCN का होल ट्वाइस प्लस CN माइनस, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट मैंने बोला K1 बना FeCN का होल थ्राइस माइनस। नेक्स्ट यदि इसमें मैंने ऐड किया CN माइनस और उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट है K2, और उसको मैं बोल सकता हूँ FeCN का होल 2 माइनस। शायद आप समझ गए होंगे कि अब मैं एक साथ ना करके मैं स्टेप वाइज आपको बता रहा हूं कि किस तरह से फॉर्मेशन, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट्स। ठीक है, देखिएगा। अगर मैंने यहाँ पे एक और CN माइनस ऐड किया, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट K3 है, एंड यहाँ पे क्या आएगा FeCN का होल 3 माइनस एंड FeCN का होल 3 माइनस प्लस CN माइनस, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू K4, ये बना FeCN का होल 4 माइनस। करेक्ट, ये स्टेप वाइज। यदि मैं इसका फॉर्मेशन करना चाहूँ, यदि मैं ओवरऑल बात करना चाहूँ, ओवरऑल कैसे बात करूंगा, FeCN का होल ट्वाइस प्लस 6 टाइम्स ऑफ CN माइनस, नॉट 6 4 टाइम्स ऑफ CN माइनस, और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट बोल रहा हूँ K। तो क्या मुझे बता सकते हैं कि ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या होगा? सोचिए, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन क्लास 11 केमिकल इक्विलिब्रियम। सोचिए, ओके, तो आप जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी कुछ इस तरह से। सो जो आप बोल रहे हैं K इक्वल टू K1 डॉट K2 डॉट K3 डॉट K4, सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे हम रिएक्शन को ऐड करते हैं तो फॉर्मेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, और रिएक्शन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है। एनी डाउट? नहीं, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं और किस तरह मैं इसको क्लासिफाइड और कैटेगराइज करूंगा। ठीक है, देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को ओवरऑल मैं 3 तरह से क्लासिफाइड कर सकता हूँ, कैटेगराइज कर सकता हूँ। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर? मैं आपको बता चुका हूँ। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या है, कि उस पे चार्ज प्लस है, माइनस है, 0 है। सेकंड वन, इसको मैं किस तरह से कैटेगराइज कर सकता हूँ? अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लिगेंड्स, कि कितने लिगेंड्स प्रेजेंट है, कितने डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है, उससे क्लासिफाइड कर सकता हूँ। तीसरा, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी, कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल, कौन सा कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल है। ठीक है, तो 3 तरह से मैं इसको क्लासिफाइड कर सकता हूँ। ठीक है, देखिएगा 3 कौन से थे? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को मैं CS बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नंबर 2, टाइप ऑफ लिगेंड्स, एंड नंबर 3, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। इन 3 तरह से मैं कॉम्प्लेक्स को क्लासिफाइड करने जा रहा हूं। तो हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग विथ ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ओके। 3 तरह से मैं क्लासिफाइड कर सकता हूं उसको। यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज पॉजिटिव है उसको बोलते हैं पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट वन इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो, वो उसका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन स्फीयर
यदि चार्ज नेगेटिव हो उसको बोलते हैं अनायनिक कॉम्प्लेक्स, और यदि कोऑर्डिनेशन पे कोई चार्ज ना हो उसको बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। सो ओवरऑल 3 डिफरेंट टाइप को मैं इसको क्लासिफाइड या कैटेगराइज कर सकता हूं। ठीक है, मैं एग्जांपल अभी जानबूझ के नहीं दिया, मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स एक साथ दूंगा, आपको सोचना होगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या है। ठीक है, मैं एग्जांपल्स यहां लिख रहा हूं, आप मुझे बताना। फॉर एग्जांपल K4FeCN6, दूसरा एग्जांपल लेना चाहूं क्रोमियम NH3 का होल 4, H2 का होल ट्वाइस, Cl3। ओके, एग्जांपल लेना चाहूं FeCO का होल 5, और एग्जांपल लेना चाहूं निकल अमोनिया का होल 6, 3 पॉजिटिव, और एग्जांपल लेना चाहूं वो एग्जांपल है FeF6 3 माइनस। बहुत सारे एग्जांपल्स है। सो मेरा पॉइंट ये है कि इनमें से कौन क्या है, ये तो मेरे साफ साफ पता चल गया। इस पे चार्ज किया +3, मतलब कोऑर्डिनेट्स पे चार्ज +3 है, तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बन चुका है। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल मेरे पास में आ चुका है अनाइन NH3 का होल 6, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। एज मैं देख पा रहा हूं इस पे चार्ज क्या है नेगेटिव, मतलब ये क्या है, कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये बात मुझे क्लियर हो गया। FeF6 3 माइनस F6 है। ओके, ये भी मुझे पता चल गया कि यहां पर चार्ज क्या है 0, और 0 चार्ज है तो क्या कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। यहां तक मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम थी यहां पे चार्ज कितना दिखाई दे रहा है आपको, 0, ओवरऑल 0 है, बट मेरा क्वेश्चन कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना है। अब यहां पर चार्ज कितना है जानने के लिए इसको पहले ब्रेक करें। हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन पे चार्ज क्या है प्लस, तो यहां पे +4 है। यदि +4 ही है तो यहां पे चार्ज क्या है -4, इसका मतलब मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या है -4, करेक्ट। या मैं ये बोल सकता हूं यदि ये कैटायन है तो यहां पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, तो ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स। इसलिए ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये है अनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स में ये बात लिखेंगे हम। तो कौन सा एग्जाम, अनायनिक कॉम्प्लेक्स था, ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स ये है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले रहा हूं K4FeCN का होल 6। अब बताओ यहां पे चार्ज क्या है, क्या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, अनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, बताइए आप। हम जानते हैं क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है माइनस, यदि इस पे चार्ज माइनस है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना आएगा, प्लस। कितना भी प्लस हो, लेकिन हमें भी इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब रहता हूँ क्या प्लस कि माइनस और 0। सो ये इस पे चार्ज यदि प्लस है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, तो उसको मैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोल सकता हूँ। क्रोमियम NH3 का होल 4, H2 का होल ट्वाइस एंड Cl2। बात क्लियर? ओके, अब मैं वापस से कुछ एग्जांपल लेने जा रहा हूं, आप मुझे बताना। एग्जांपल्स है सोडियम नाइट्रोक्साइड, ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स, ये सब बातें मैं आपको लिखाऊंगा जो भी नाम ले रहा हूं। और एग्जांपल बात करूं तो और एग्जांपल यह स्विट्जर्स रिएजेंट। ओके, तो मुझे आंसर दो, ये कौन सा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, अनायनिक कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो मैं देख पा रहा हूँ ये सोडियम कैटायन, तो इस पे चार्ज रहेगा माइनस, मतलब ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, करेक्ट। ये सल्फेट पे चार्ज क्या है
सल्फेट चार्ज माइनस होता है तो इसमें चार्ज क्या आएगा प्लस, प्लस हो तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे चार्ज क्या है, कोई काउंटर आयन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, कोई चार्ज दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, मतलब क्या हुआ न्यूट्रल, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे सोडियम पे चार्ज क्या है प्लस, तो डब्ल्यू पे चार्ज क्या आएगा, कोऑर्डिनेट स्फीयर पे चार्ज कितना आएगा माइनस, मतलब ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे सोडियम अगेन प्लस, तो इस पे चार्ज क्या आएगा माइनस, मतलब अनायनिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे सल्फेट पे चार्ज माइनस, तो बॉक्स पे चार्ज प्लस, मतलब कटायनिक कॉम्प्लेक्स। सो आई होप आप ये बात तो क्लियर हो गई कि अकॉर्डिंग टू द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैं किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को क्लासिफाइड और कैटेगराइज कर सकता हूं। ना तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 बी पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड्स। सो यहां पे मैं 2 डिफरेंट तरह से क्लासिफाइड करूंगा इसको। पहला होगा होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, दूसरा होगा हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या आप थोड़ा सा फील कर पा रहे हैं, ये वर्ड आपने शायद सुना होगा, होमो हेट्रो, क्या फील हो रहा है? मैं बोल सकता हूँ होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। यस, आंसर यहाँ से आएगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर सेम टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हो वह होमोलिप्टिक, कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट हो वह हेटेरोलिप्टिक। कॉम्प्लेक्स विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स इज नोन एज होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। Complex which contain more than one different type of ligands is known as heteroleptic complex. More than one different type of ligands. Clear है? अगर मैं कुछ एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे कौन क्या है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम फेरोसाइनाइड, क्या लगता है आपको ये कौन सा एग्जांपल है, होमोलिप्टिक और हेटेरोलिप्टिक? कि यहाँ पे सेम टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है और डिफरेंट टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है, इसलिए कौन सा टाइप का हुआ, हेटेरो टाइप का, हेटेरो टाइप का हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। यदि बात करूं मैं Na3 कोबाल्ट OX का होल थ्राइस, भाई ये बताइए क्या ये होमोलिप्टिक है हेटेरोलिप्टिक? तुम देख पा रहा हूं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है। यदि वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है तो मैं क्या बोलूंगा, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। एक और एग्जांपल लेना चाहूं, प्लेटिनम एन का होल्ट है Cl2, यहां पे क्या लगता है आपको, होमो और हेट्रो? तो दिस हेटेरोलिप्टिक और होमोलिप्टिक, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। वन मोर एग्जांपल, ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स, होमो और हेट्रो, हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। बिकॉज यहां पे आप देख पा रहे हैं कि सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट नहीं, यहां पे 2 डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट है, एक तो वाटर और एक NO। इज दैट क्लियर? सो पॉइंट नंबर 2 क्या क्लियर हो गया? क्लियर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट नंबर 3 सी पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। सो यहां पे हम लोग 2 तरह से पढ़ेंगे। अब स्टेबिलिटी आइदर कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, ठीक है? तो इस बिहाफ पे मैं इसको 2 तरह से डिवाइड कर रहा हूं, एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, दूसरा है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स से बोलूंगा मैं, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका फॉर्मेशन कांस्टेंट के लिए क्या हो, ज्यादा हो या कम हो। और फॉर्मेशन कांस्टेंट क्यों, मैं थोड़ा और पहले आता हूं। सो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जो परफेक्ट हो, ऐसा कॉम्प्लेक्स जो पानी में डिसोशिएट ना हो,
पानी में डिसोसिएट कब नहीं होगा? जब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, और डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। सो बोलता हूँ कि जिसका फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स विच हैज़ वेरी हाई वैल्यू ऑफ KF, जस्ट लाइक इसकी वैल्यू 10³ से ज़्यादा होगी फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू, तो ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, और परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होने का स्टेबल भी है। ठीक है, अब बात करो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। अब नाम में छुपा इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब वो कॉम्प्लेक्स परफेक्ट नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स पानी में शायद टूट सकता है, मैं उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी या फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। सो बोल सकता हूँ कि जिसका फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से भी कम हो तो 100% इम्परफेक्ट है, वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, मेरे को साथ में एक पैरेलल एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ आंसर देने का। मैं आपको 4 कॉम्प्लेक्स दूंगा, उनका फॉर्मेशन कांस्टेंट दूंगा, आप मुझे बताना कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल, कौन सा कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल है। ठीक है, ओके, तो अब ध्यान से देखिएगा। एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट H2 का होल 6 3 पॉजिटिव, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू है, मैं जो भी फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू लिख रहा हूं वो एक लमसम वैल्यू है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या क्या आप ले सकते हो, अज्यूम कर सकते हो। मैं यहाँ पे वैल्यू भी राइट नाउ अज्यूम कर रहा हूं, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए। जस्ट अज्यूम इट कि इसकी वैल्यू है 10⁻11। इसके बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट है an का होल थ्राइस 3+, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू है 10⁻34, कोबाल्ट F6 3-, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू है 10⁻9, कोबाल्ट C का होल 6 3-, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू है 10⁻40। सो क्या मुझे बता सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है? सो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा किसकी है? आंसर लास्ट वन। सो फोर्थ कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकंड, एज कंपेयर टू 1, एंड सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है? थर्ड। सो बोल सकता हूं कि इनमें से सबसे परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है? वो लास्ट वन, ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। या अभी तो यदि मैं इस डेफिनेशन अकॉर्डिंग बात करना चाहूं तो सभी कॉम्प्लेक्स परफेक्ट है। बात है क्लियर? और इस परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। ओके, अब मैं टॉपिक को थोड़ा और आगे लेकर जाना चाहता हूं। टॉपिक ये कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स होता और उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती 0.2। क्या है कॉम्प्लेक्स परफेक्ट और इम्परफेक्ट? हम डिसाइड कैसे करें? क्या हम डिसाइड कर पाएंगे? सोचिए आप। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन कांस्टेंट करना है तो Fe+2 + 6 टाइम्स ऑफ Cn-, ये कुछ इस तरह से बनाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FeCN का होल 6 4- डिवाइड बाय Fe+2n सिक्स टाइम्स ऑफ Cn-। यदि इसकी वैल्यू 0.2 है तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है? क्या ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है? स्लाइटली वैल्यू ज्यादा है। लेकिन क्या मैं इस वैल्यू को इग्नोर कर सकता हूं या इस वैल्यू को इग्नोर कर सकता हूं? मैं किस वैल्यू को इग्नोर करूं? नहीं कर सकता। दोनों वैल्यू ही कंपेरेबल है, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर पा रहा, मतलब दोनों सॉल्यूशन में एक साथ एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। अब एक कॉम्प्लेक्स परफेक्ट और इम्परफेक्ट मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन यहां पर ये 10⁻3 ज्यादा है तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है। मतलब ये बहुत ज्यादा कब होगा? जब बनेगा, जब परफेक्ट होगा। सो ये जो मैं डेफिनेशन दे रहा हूं परफेक्ट इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स की यूजिंग फॉर्मेशन कांस्टेंट, थोड़ी इनकम्प्लीट सी फील हो रही है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट 10⁻³ to 10⁻3? इन बिटवीन दी वैल्यूज आई, तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स परफेक्ट और कौन सा इम्परफेक्ट? सो टाइम आ चुका है कि हमें ये डेफिनेशन थोड़ा मॉडिफाइड करने का, परफेक्ट इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन कांस्टेंट से नहीं किसी और तरीके से मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भी हाँ अब भी एक्सप्लेन करूंगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है,
सो अभी तक मैंने फॉर्मेशन कांस्टेंट को यूज करते हुए परफेक्ट इम्परफेक्ट बताया है। अब मैं एक नया मेथड यूज करना चाहता हूं, वह है यूजिंग रिएजेंट। यदि मैं रिएजेंट को यूज करूंगा फिर आपको बताऊंगा कि ये वाला कॉम्प्लेक्स परफेक्ट, ये वाला कॉम्प्लेक्स इम्परफेक्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट। ठीक है, देखते हैं। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप देखते रहिएगा। मान लीजिए मैंने 2 टेस्ट ट्यूब लिया। ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, मैंने इसमें ऐड किया 1 पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। सब देख पा रहे हैं, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl सॉल्यूशन। और साइमल्टेनियसली मैंने एक और टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें मैंने ऐड किया सेम कॉम्प्लेक्स, बट मैंने यहां पे ऐड किया डिफरेंट रिएजेंट। मैंने यहां पे ऐड किया KBr सॉल्यूशन, मैंने यहां पे ऐड किया पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एंड चेक किया क्या बना, क्या ऑब्जर्वेशन आया। तो जब ये ऐड करते हैं इसमें देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन था, नो ऑब्जर्वेशन, यहां पे कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं था। बट जब ये ऐड किया गया तो मुझे यहां पर ऑब्जर्वेशन मिला डार्क येलो पीपीटी ऑफ सिल्वर आयोडाइड। ये 2 ऑप्शन मेरे पास मारे थे। अब मैं इसको थोड़ा मैनिपुलेट करता हूं कि जो मेरे पास रिजल्ट्स थे। मैनिपुलेट करने का तरीका क्या है कि ये रिएजेंट जब मैं इसमें ऐड किया तो मुझे कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? शायद हो सकता है कि Ag+ बाहर नहीं निकला होगा। Ag+ बाहर नहीं निकला होगा तो इसे रिएक्शन नहीं हुई है। यदि कुछ मिलता तो मतलब सिल्वर बाहर निकलता। राइट, ये कॉम्प्लेक्स भी ब्रेक नहीं हुआ, नहीं टूटा मतलब वो परफेक्ट था। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे ये पीपीटी मुझे कब मिल सकता है, प्रेसिपिटेशन कब हो सकता है, जब यहाँ से सिल्वर बाहर निकला होगा, आयन सॉल्यूशन में आया होगा। ये सॉल्यूशन में कब आया होगा, जब ये ब्रेक हुआ होगा। यहाँ से मान लो एज्यूम कर लो Ag+ बाहर आया, यहाँ से I- बाहर आया और दोनों मिलकर क्या बना, AgI। तो AgI बनाने का शर्त सिर्फ एक ही है कि कॉम्प्लेक्स को टूटना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो ही ये पीपीटी बन सकता है, और यदि कॉम्प्लेक्स टूट गया तो ये तो इम्परफेक्ट हो गया। तो ये मैं कह सकता हूं कि ये एक अच्छा मेथड है टू एक्सप्लेन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। सो अब मैं डेफिनेशन, मैं फॉर्मेशन कांस्टेंट को यूज ना करते हुए मैं यूज कर रहा हूं रिएजेंट वाइज, कि सेम कॉम्प्लेक्स परफेक्ट भी हो सकता है और सेम कॉम्प्लेक्स इम्परफेक्ट भी हो सकता है इन डिफरेंट रिएजेंट। सो अब मैं स्टेटमेंट यदि बोलना चाहूं, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl complex is perfect towards potassium bromide solution, and AgNH3 का होल ट्वाइस Cl complex is imperfect towards potassium iodide solution. Is that clear? Clear? Okay. One more example using reagent. देखते हैं। तो एग्जाम्पल है, अब मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं वन पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स CuCN का होल 4 3- और यहां पे ऐड कर रहा हूं CdCN का होल 4 2-। आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स लिया एंड रिएजेंट सेम ऐड कर रहा हूं H2S। जब मैं H2S गैस दोनों में पास कर रहा था, सो यदि फर्स्ट मैंने इसमें देखा मुझे ऑब्जर्वेशन क्या मिला, आंसर नो ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब मैंने यहां ऐड किया तो मुझे मिला येलो पीपीटी ऑफ CdS। कैडमियम सल्फाइड। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन परफेक्ट कौन इम्परफेक्ट? सो दिस कॉम्प्लेक्स CN का होल 4 3- कॉम्प्लेक्स इज परफेक्ट टुवर्ड्स H2S बिकॉज ये ब्रेक नहीं हुआ, एंड CdCN का होल 4 2- इज इम्परफेक्ट टुवर्ड्स H2S बिकॉज ब्रेक होकर इसने पीपीटी का फॉर्मेशन किया। सो व्हाट इज परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स? बातें क्लियर है? कंप्लीट? ओके।